हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अपने पर बदायूं स्टडी हब चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, जिस पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड 2024 एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये केमिस्ट्री, क्या है ये, केमिस्ट्री साइंस का कक्षा 10 साइंस में केमिस्ट्री के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आपके पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण। तो उसमें अभिक्रियाएं हैं, तो इसमें कुछ अभिक्रियाएं इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं और इस बार पूछी भी जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, नंबर 1, विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, विस्थापन को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, प्रतिस्थापन। ठीक, तो आइए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे हम और थ्योरी के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का अधिक क्रियाशील परमाणु दूसरे तत्व के कम क्रियाशील परमाणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कहने का है, जब कोई अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। जब कोई कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील परमाणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, प्लस Fe, ये लोहा है और ये लोहा है। ठीक है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, कॉपर सल्फेट, आपको पता ही होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या अभिक्रिया होगी। जैसे Cu कॉपर सल्फेट और Fe की हम अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। ये जो Fe है, Fe ये Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसकी जगह आ जाएगा और ये अपनी जगह से विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4। ठीक है, FeSO4 प्लस Cu, ये हो गया फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट, और ये कॉपर। ठीक है, आया समझ में आपको। ये देखिए, ये Cu से Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसने Fe ने Cu को अलग हटा दिया। ठीक है, लात मार कर इसे अलग हटा दिया और Cu की जगह Fe आ गया। ठीक है, FeSO4 और Cu कम अभिक्रियाशील था, ये कम ताकतवर था, तो ये अलग हट गया, अपने परिवार से अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिए, आप देख लीजिए, एक ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं क्या लें, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने Pb। ठीक है, Pb प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड। ठीक, ये कॉपर क्लोराइड है, सॉरी कॉपर क्लोराइड, और ये लेड है यानी सीसा। ठीक है, जब इसकी और इसकी अभिक्रिया कराएंगे, देखिए इससे चाहे इधर रख लो
चाहे इसे इधर रख लो, बात एक ही है, ठीक है। आप कहते हैं कि Fe पहले रखते CuSO फिर बाद में रखते, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आगे पीछे कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब से मैंने Pb यहाँ रख दिया, आप कहोगे कि Pb यहाँ रखो और CuCl2 को आगे रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इधर का इधर कर देना, इधर का इधर कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इसे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Pb Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, Pb Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ हो जाएगा PbCl2, ठीक है, PbCl2 और कॉपर अलग हो जाएगा Cu, ठीक। ये क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड, ठीक है, ये क्या, इसका नाम हो जाएगा लेड क्लोराइड, ठीक है। और ये कॉपर तो है ही, ठीक, समझ में आया आपको ये। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का अधिक क्रियाशील परमाणु दूसरे तत्व के कम क्रियाशील परमाणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये कोई तत्व है, कॉपर सल्फेट तत्व है, इसका एक परमाणु है Cu, कॉपर, ठीक है। ये यहाँ पर भी कोई तत्व होता तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये परमाणु है, ठीक है। तो ये परमाणु इस तत्व के परमाणु से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ये वाला परमाणु इस तत्व के परमाणु से, यानी ये Fe है Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, तो Fe Cu को विस्थापित कर देगा, अपनी जगह से भगा देगा, और Fe Cu की जगह Cu का स्थान ले लेगा और Cu अपनी जगह से हट जाएगा, ठीक है। ऐसा ही नीचे हुआ था, ठीक। आया समझ में आपको ये, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। ये अभिक्रिया आएंगी, ठीक है, मैं 3 अभिक्रिया लाया हूँ, ये 100% आपके एग्जाम में आ सकती हैं और आएंगी, ठीक है। नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक, या तो 2 में टूटेगा या 2 से अधिक में टूटेगा। तो एक में टूटेगा तो कोई एक तो पहले से है ही, टूटेगा क्या, एक में 2 में टूटेगा या एक में 2 से अधिक में टूटेगा, ठीक है, एक में नहीं टूटेगा, से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उस पदार्थ अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ आपको ये भी उदाहरण। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या लूँ, जैसे मैं ले लिया PCl5 ले लिया, ठीक है, PCl5, ठीक, PCl5। अब मैं इसमें ऊष्मा से करा रहा हूँ, इसकी ऊष्मा से मैंने इसको ऊष्मा दी, PCl5 को मैंने ऊष्मा दी, ठीक है। तो आपको पता है ये PCl5 किस में टूटेगा। देखिए, PCl5 टूटेगा, देखिए, एक तो PCl3 में टूटेगा, PCl3, और यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 Cl है, ठीक है, 3 आ गए, अब कितने Cl बचे, तो Cl2, ठीक। हमने ऊष्मीय वियोजन कराया, इसको ऊष्मीय वियोजन। देखिए, मैंने PCl5 को ऊष्मा दी, तो इसमें टूट गया। अब हम इस चीज़ को ऊष्मा देंगे ना, तो PCl5 प्लस Cl2, ये PCl5 प्लस Cl2 को ऊष्मा दी जाएगी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा PCl5 में, ठीक है। तभी मैंने ये लगाया है, ठीक है, इससे ये बना और इससे ये बन जाएगा, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बना, और PCl3 प्लस Cl2 से PCl5 बन जाएगा, ठीक है। अगर ऊष्मा दी जाएगी, इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये बनेगा, और इसको ऊष्मा दी जाएगी, इसको पूरे को, तो ये बनेगा। देखिए, 2 में टूटा, ये 2 से अधिक में भी टूटता है कोई, लेकिन एक में नहीं टूटेगा, 2 या 2 से अधिक में टूटेगा, ठीक है। देखिए, अगर एक और देख लेते हम। देखिए, मैंने ले लिया अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl, ठीक है। अब मैंने इसको ऊष्मा दी, ठीक, ऊष्मा दे दी इसको। अब देखिए, किस किस में टूटेगा। देखिए, एक तो अमोनिया बनाएगा ये NH3, ठीक है, एक अमोनिया बनाएगा और एक बनाएगा आपका HCl। देखिए, यहाँ 4 H थे, 3 H यहाँ आ गए, ठीक है, NH3, तो एक H बचा यहाँ पर, तो एक H के साथ HCl आ गया, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे सर, ठीक है। देखिए, इस चीज़ को ऊष्मा दी जाएगी ना अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनिया बनेगा और
वो HCl बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, इन दोनों को ऊष्मा दी जाएगी तो NH4Cl बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसलिए ये, ठीक है, इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये बनेगा, इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये बनेगा। ठीक, समझ में आ गया आपको? यही वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, सही से बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसकी परिभाषा लिखवाई है और बहुत अच्छे से मैंने आपको उदाहरण भी समझाए हैं समीकरण के माध्यम से। आइए हम दूसरे समीकरण की तरफ चलते, मतलब दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन कहते हैं। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन कहते हैं। और तथा ऑक्सीजन का ह्रास होने को, यानी कमी होने को, ह्रास का मतलब कमी, ह्रास का मतलब कमी का होने को उसका अपचयन कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द आए, अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं आपको कर देता हूँ। अपचयन का मतलब होता है कमी, ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन का मतलब होता है वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी कमी का अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी, और उपचयन का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक, आया समझ में आपको ये? देखिए अब मैं आपको उसके माध्यम से समझाता हूँ, उस उदाहरण समीकरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ठीक है, समीकरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए समीकरण के माध्यम से हम क्या समझेंगे इसे, आइए। ऑक्सीजन का ह्रास होने को कहेंगे, उसका ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसका अपचयन, ऑक्सीजन वृद्धि को उपचयन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी यानी ह्रास और अपचयन, ऑक्सीजन वृद्धि उपचयन। ठीक, समझ में आया आपको? देखिए अब हम इसका करते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण में ले लेता हूँ मैं Cu। ठीक है, Cu ले लिया मैंने, Cu प्लस O2। ठीक, देखिए अब इससे क्या बनेगा? देखिए Cu, अब मैं क्या इसका क्या कह सकता हूँ, CuO बन जाएगा ये। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा CuO। ठीक है, CuO हो जाएगा। अब और हम इसे आप कर लेते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को पहले संतुलित कर, समीकरण संतुलित भी करना होगा हमें, तो समीकरण संतुलित करते हैं। CuO, Cu यहाँ पर, यहाँ O2 है, तो इसमें और यहाँ पर सिर्फ एक O है, यहाँ पर दो है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर दो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ दो लगा दी मैंने। ठीक, अब यहाँ Cu दो हो गए, यहाँ दो लगा दीजिए। ठीक है, Cu भी दो हो गए और O भी दो हो गए। ठीक, आई सुनो, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें किसका ऑप्शन। देखिए ये कॉपर है, कॉपर कॉपर का ऑप्शन, कॉपर ऑक्साइड में हो गया। ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का उपचयन, कॉपर का माने कॉपर में ऑक्सीजन वृद्धि हुई, कॉपर में उपचयन हुआ, ऑक्सीजन का कॉपर में उपचयन हुआ। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसका उपचयन, ऑक्सीजन का उपचयन कॉपर में हो गया, यानी कॉपर का जो उपचयन है वो कॉपर ऑक्साइड में हो गया। ठीक, कॉपर का उपचयन कॉपर ऑक्साइड में हो गया। ठीक, देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप। यहाँ पर दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको ZnO ले लेती हैं, ZnO प्लस C। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये Zn प्लस CO, ये बनेगा, इससे टूटकर ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए ZnO में क्या हुआ? ZnO में ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, यानी ह्रास हुआ, कमी हुई। ZnO में ऑक्सीजन की कमी हुई
और कॉपर में ऑक्सीजन का उपचयन हुआ, यानी कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ये CO बन गया। ठीक है, इसमें देखिए Zn है, ये ZnO में ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई। जैसे कि यहाँ पर आ गया ये। अब मतलब कॉपर में सॉरी वो कार्बन में सॉरी मैं कह रहा था कॉपर, कार्बन में ऑक्सीजन का उपचयन हुआ, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये CO गैस बन गया। ठीक है, CO हो गया। ठीक, समझ में आया आपको ये? ठीक है, समझ में आ गया आपको? देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं CuO प्लस H2 ले लेता हूँ। ठीक है, H2। अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O आया समझ में आपको ये? ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर CO में ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई, इसमें होगा अपचयन ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ इसमें, और H2 में ऑक्सीजन का उपचयन हुआ, H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए जल बन गया। ठीक है, CuO में ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, यानी CuO में ऑक्सीजन की कमी हुई, अपचयन हुआ, और H2O में ऑक्सीजन का उपचयन हुआ, यानी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत सरल भाषा में आपको परिभाषा लिखाई है। आपकी एग्जाम में ये परिभाषा जरूर आएगी, पूछी जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका और ले लीजिए। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मैं आपको पूरी विज्ञान के जितने भी मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं सब करा दूंगा आपके एग्जाम तक। 29 फरवरी को आपका एग्जाम होगा, इसका मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपना प्यार दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।